हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित तलडा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। चलिए, तो पास्ट पेपर CFM का मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, एज यूजुअल। पहले पास्ट पेपर भी ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है, सेपरेटली प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे देता हूँ, नहीं भी देखी होगी आप देख सकते हो, ठीक है। तो जून 25 का पेपर हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। मैं आपको अच्छे से पूरा डिटेल में समझाऊंगा। आपके सारे जो आपकी गलतियां हैं, एक्सीडेंट स्पॉट्स हैं, वो भी मैं पढ़ाते पढ़ाते आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा। तो अच्छे से सारे क्वेश्चंस पढ़ के जाएं, ठीक है। अब पेपर काफ़ी लंबा होता है, सबको पता है, एक वीडियो में तो मैं पूरा नहीं पढ़ा पाऊंगा। तो मैंने इस बार सोचा है कि मैं इजी, मीडियम, टफ ऐसे मैं करूंगा, ठीक है। तो सबसे इजी जो क्वेश्चन थे, 6, 7, 8 क्वेश्चंस जो सबसे इजी थे, 5-5 मार्क वाले, हर बच्चे को वो जमने चाहिए, इतने इजी थे वो। तो वहां से मैं स्टार्ट करूंगा। पार्ट 1 में सारे में इजी क्वेश्चन जिसमें आप 5 में से 5 ले सकते हैं, वो सारे इसमें मैं डिस्कस करूंगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में थोड़े से जो टफ हैं, मीडियम कैटेगरी में मैं उसको कहूंगा। और फिर थर्ड पार्ट में जो 2 बड़े टफ क्वेश्चंस आते हैं वो वाले मैं कराऊंगा, ठीक है। चलो, तो स्टार्ट करते हैं। एज यूजुअल आपको पता ही है, क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 5 ये आपको पहले सॉल्व नहीं करने हैं पेपर में, ठीक है। बार बार मैं रिपीट करूंगा। मैंने देखा है बच्चे एक बार में बिल्कुल सुनते नहीं है, बार बार उनको रिपीट करके बताना पड़ता है, तब जाके दिमाग में कुछ उनके घुसता है, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 5 पहले पेपर में सॉल्व नहीं करना, ठीक है। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो, क्वेश्चन नंबर 2B पे आ जाओ, 3 मार्क का है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कैटेगरी जो है क्वेश्चन का वो है इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ये टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। आ जाओ। दिव्या लिमिटेड परचेस्ड मशीनरी वर्थ 1,20,000, बिल्डिंग वर्थ 2 लाख रुपीज फ्रॉम तारा लिमिटेड। हम कौन है? हम दिव्या लिमिटेड है। नीचे लिखा भी है शो द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ दिव्या लिमिटेड। हम दिव्या हैं, ठीक है। काफी लोगों ने दिव्या के बुक्स में दिव्या को ही डेबिट क्रेडिट कर दिया है, एक्सीडेंट किया है, ठीक है, ध्यान रखना। हम दिव्या लिमिटेड हैं। हम किससे ले रहे हैं? तारा लिमिटेड से। हमारा जो वेंडर है जिससे हम खरीद रहे हैं वो तारा लिमिटेड है, ठीक है। तो तारा लिमिटेड से हमने मशीनरी 1,20,000, बिल्डिंग वर्थ 2 लाख, यानी टोटल 3,20,000 का एसेट लिया है। 3,20,000 का हमने एसेट खरीदा है फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। लिखा ही हुआ है, आप बिलीव नहीं करोगे, कुछ बच्चों ने कैश क्रेडिट कर दिए, बैंक क्रेडिट कर दिए। अरे लिखा हुआ है अदर देन कैश। मैं बता रहा हूं, सिंगल डिजिट वालों ने ऐसी ऐसी गलतियां की हैं, मैं सब गिनाऊंगा आपको, मैं नहीं शर्माऊंगा भाई। मैं चाहता हूं आपको दोनों पहलू पता हो, सिक्के के दोनों पहलू आपको पता होने चाहिए। आपको एक सिक्का एक पहलू दिखा देते हैं, दूसरा पहलू आपको पता होना चाहिए। तो लोगों ने जिनको सिंगल डिजिट में मार्क्स मिले हैं उन्होंने ये भी किया हुआ है, लिखा हुआ है क्वेश्चन में अदर देन कैश लिया हुआ है, फिर भी उन्होंने जर्नल एंट्री में कैश बैंक को क्रेडिट किया हुआ है। तो इतना बेसिक, ठीक है, मतलब मिस्टेक की है उन्होंने। लिखा है फॉर अदर देन कैश कंसिडरेशन एट एन एग्रीड परचेज कंसिडरेशन ऑफ 3 लाख रुपीज। इतना पढ़ के ही देखो, आपको एक मन में आना चाहिए कि यार हमने 3,20,000 के एसेट लिए हैं, पर एग्रीड कंसिडरेशन जो है, जो हमको एक्चुअली पैसे चुकाने हैं, वो 3 लाख ही है। मतलब डिफरेंस है, एसेट की वैल्यू और जो कंसिडरेशन तय हुआ है वो अलग अलग है। तो डिफरेंस आएगा, ये क्लिक होना चाहिए कि 20,000 रुपए कम देने पड़ रहे हैं, ऐसा आपको बोलना पड़ेगा। 20,000 हमको कम देना पड़ रहा है, कम देना पड़ रहा है, मतलब ये प्रॉफिट होता है। अभी कोई रोज रोज का प्रॉफिट तो है नहीं, तो ये कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है, ये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होता है। काफी लोग इसको पीएनएल में लेके चले गए, काफी लोग 20,000 खा गए, कुछ भी इफेक्ट नहीं दिया है, ऐसे ऐसे मतलब गलतियां की हैं। डेबिट क्रेडिट की टोटल तो मैच करनी पड़ेगी ना भाई, इतना तो बेसिक आपको ध्यान रखना है। तो 2 एसेट आप ले रहे हो, एसेट खरीदते हैं, बोलो आप ही बताओ क्या एंट्री होती है? एसेट रियल अकाउंट होते हैं, आप खरीद रहे हो, आ रहे हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो मशीनरी डेबिट 1,20,000, बिल्डिंग डेबिट 2 लाख रुपीज, ये हो गया डेबिट इफेक्ट। 3,20,000 के एसेट आप ले रहे हो। अब आप दे क्या रहे हो? आप 3 लाख रुपए का कंसिडरेशन दे रहे हो, और कैसे दे रहे हो? सेटिस्फाइड बाय इशू ऑफ 3,000 12% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच।
सब टैली हो रहा है। देखो 3 लाख दे रहे हैं, 3,100 ईच, ये भी 3 लाख ही हो रहा है, मतलब एट पार दे रहे हैं। ठीक है, 3,000 डिबेंचर 100 रुपीज के एट पार ही दे रहे हैं, बस इतना ही है। तो आप डिबेंचर्स दे रहे हो तो 12% डिबेंचर्स क्रेडिट 3 लाख रुपए, सिंपल एंट्री है। देखो आ जाओ, मशीनरी डेबिट, मशीनरी डेबिट, बिल्डिंग डेबिट 2। अब यहां पे अक्रूवल फॉलो करना है कि पहले हम खरीद रहे हैं फिर हम कंसिडरेशन चुका रहे हैं। डायरेक्ट एंट्री भी चलती है, लेकिन मैं ऑलरेडी बहुत बार बोल चुका हूं, फिर से बोल रहा हूं कि कोशिश करो कि आईसीएसआई से आपका आंसर पूरी तरह से मैच हो। हम यहां झगड़ने नहीं आए हैं कि कौन सही है, मैं एक स्टेप खुद ही पीछे ले लेता हूं, मैं गलत हूं, आईसीएसआई सही है, और जैसा आईसीएसआई में वैसा कर लो। इतना समझदार हूं मैं कि कब एक स्टेप पीछे लेना है और गलती मान लेनी है। अगर आप डायरेक्ट एंट्री पास करते हो वो भी गलत नहीं होती है, बट मुद्दा यह है आपको मार्क्स लेने हैं। हम सही गलत का यहां पे कुछ चैलेंज एक्सेप्ट नहीं कर रहे। ठीक है, तो जैसा आईसीएसआई कर रहा है आप वैसा करो। पहले हम परचेज कर रहे हैं, एक लाइबिलिटी क्रिएट होगी और फिर उसको हम डिबेंचर इशू करेंगे। अक्रूवल कंसेप्ट इसको मैं कहूंगा। तो आप मशीनरी खरीद रहे हो, पहले परचेज की एंट्री पास करो। ये एंट्री काय की पास हो रही है? परचेज की। मशीनरी डेबिट, बिल्डिंग डेबिट किससे लिया है? पार्टी का नाम आता है। ठीक है, टू तारा लिमिटेड, लोगों ने यहां पे टू दिव्या लिमिटेड लिखा है। सोच के देखो, खुद के बुक्स में खुद को ही क्रेडिट कर दिया है। तो 1,20, 2 लाख, ये हो गया 3,20, लेकिन तारा लिमिटेड को एग्रीड कंसिडरेशन कितना देना है? 3 लाख। काफी लोगों ने बस इतनी एंट्री पास की, डेबिट की टोटल क्रेडिट की टोटल मैच नहीं हो रही। ठीक है, तो यहां पे 20,000 शॉर्ट है क्रेडिट, जो कि आपका कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है, जो कि कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होता है। 20,000 रुपए। ठीक है, 3,20,000 माइनस 3 लाख, तो 20,000 ये बैलेंसिंग फिगर है, 20,000 ये प्रॉफिट है। बीइंग पूरा आप नरेशन लिख दो। क्लियर है क्या? ये हो गया परचेज की एंट्री, और जो प्रॉफिट है, जो डिस्काउंट है, वो हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। अब ये जो तारा लिमिटेड क्रेडिट है, इसको हम डिबेंचर्स दे रहे हैं। अब तारा लिमिटेड क्रेडिट कितने से हुआ है? 3 लाख का ही हुआ है। 3 लाख से क्रेडिट हुआ है, डिबेंचर भी 3 लाख के ही दे रहे हैं। यहां पे काफी लोगों ने 3,20,000 की एंट्री पास करके आ गए। जर्नल एंट्री में कहीं भी कुछ भी आपकी गलती होती है, पूरी जर्नल एंट्री गलत मानी जाएगी। आपने इफेक्ट का नाम गलत लिखा है तो भी एंट्री गलत है, आपने अमाउंट गलत लिखा है तो भी एंट्री गलत ही है। इसमें स्टेप मार्किंग मत मांगना। ठीक है, तो तारा लिमिटेड डेबिट, ठीक है, डेबिट द रिसीवर, हम उसको डिबेंचर्स दे रहे हैं, डेबिट द रिसीवर, और टू 12% डिबेंचर्स क्रेडिट। ठीक है, बीइंग जो है। ठीक है, तो तारा लिमिटेड का अकाउंट बंद हो जाएगा और डिबेंचर्स हमने दे दिए। तो इतना सिंपल ये क्वेश्चन है। 3 में से 3 हर बच्चे को जो प्रिपेयर करके एग्जाम दे रहा है, 3 में से 3 यहां मिलने चाहिए थे, बस 0-0 मिले। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बारीकियां, गलतियां आपको नहीं करनी है, और जिन्होंने सही किया है उनको पूरे 3 में से 3 ही मिले हैं। इसमें कोई 2-2.5 नहीं मिलते, इसमें सही है 3 में से 3 ही मिलते हैं सीधे। ठीक है, चलो बढ़े आगे। था बहुत सिंपल था, चलो एक एक करके आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा हो गया 2B। आगे बढ़ते हैं। फिर इजी जो है हमारा वो है 4C। 4C पे आ जाओ। 4C बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पे है। ठीक है, रेशियो एनालिसिस चैप्टर से मैं ऐसा मानता हूं। कैलकुलेट मटेरियल कंज्यूम्ड इन प्रोडक्शन एंड पेमेंट फॉर इन्वेंट्री फ्रॉम द गिवन फिगर्स, अज्यूम एंटायर परचेज इज ऑन क्रेडिट बेसिस। लिखा हुआ है कि पूरा परचेज क्रेडिट पे है, कैश परचेज मतलब है ही नहीं। ये लाइन नहीं भी दी रहती तो भी हम यही अज्यूम करते। ठीक है, बस अब क्वेश्चन में ही दिया है तो आपको नोट में अजम्पशन लिखने की जरूरत नहीं है। तो इन्वेंट्री दिया है एट द बिगिनिंग, इन्वेंट्री एट द एंड। ठीक है, ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया है, ट्रेड पेबल इन द बिगिनिंग, ट्रेड पेबल इन द एंड, दोनों के ओपनिंग क्लोजिंग दी है, और क्रेडिट परचेज दिया हुआ है।
मतलब टोटल परचेज ही है, ठीक है। तो बस निकालो, बहुत ही बेसिक, बहुत ही फंडामेंटल। अब ये आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, आप लेजर बना के भी निकाल सकते हो। थैंक गॉड आईसीएसआई ने लेजर बना के निकाला हुआ है, ठीक है। लेजर हमेशा प्रेफरेबल होता है क्योंकि उसमें आपको फॉर्मूला याद नहीं करना है। फॉर्मूले से निकालना है तो फॉर्मूला काफी लोगों को याद करना पड़ता है। याद करने का कुछ रखो ही मत, बस लेजर बनाना है, बस लेजर बनाना है, ठीक है। तो मटेरियल कंज्यूम्ड जो है वो आप मटेरियल या प्रोडक्शन जो भी नाम बोलो वो अकाउंट बना लो, उसमें आपका कंजम्पशन आ जाता है। और क्रेडिटर्स यानी कि ट्रेड पेबल का अगर आप अकाउंट बनाओगे तो कितना पेमेंट किया है वो आपको मिल जाएगा। मतलब दो लेजर्स बनाने हैं, ठीक है। चलो ठीक है, मटेरियल अकाउंट, मटेरियल अकाउंट इनपुट है हमारा मटेरियल, ठीक है। अब मटेरियल क्या है भाई, एसेट अकाउंट है। मटेरियल आ रहा है, कंज्यूम हो रहा है, मटेरियल परचेज हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, और कुछ मटेरियल हमारे पास पड़ा रहता है। इन्वेंट्री अकाउंट, मटेरियल अकाउंट जो भी बोलो, ठीक है। तो इसमें डेबिट बैलेंस आता है, ठीक है। बस आपको लेजर में क्या होता है ना, कोई चीज एसेट है कि लाइबिलिटी है इतना पता होना चाहिए। एसेट है तो हर एसेट में डेबिट बैलेंस होता है, लाइबिलिटी है तो हर लाइबिलिटी में क्रेडिट बैलेंस होता है। ये सब बेसिक्स हैं, इसमें याद नहीं रखना पड़ता है, तो वो आसान हो जाता है आपके लिए, ठीक है। तो यहां आएगा टू ओपनिंग, डेबिट बैलेंस है, ओपनिंग है, सेम साइड आता है, और क्लोजिंग बैलेंस उल्टे साइड आता है, ठीक है। तो यहां आएगा बाय क्लोजिंग, डेबिट बैलेंस ही है लेकिन क्लोजिंग है इसलिए हम उल्टे साइड लिखेंगे। फिर आता है आपका क्रेडिटर्स का अकाउंट, ट्रेड पेबल्स, ठीक है। अब ट्रेड पेबल क्या है, लाइबिलिटी है, तो इसमें क्रेडिट बैलेंस होगा। तो क्रेडिट बैलेंस है तो ओपनिंग क्रेडिट साइड आएगा, डेबिट साइड अपना क्लोजिंग बैलेंस उल्टे साइड आएगा, ठीक है। तो यहां आएगा क्लोजिंग बैलेंस। बोलो, इन्वेंट्री बिगिनिंग 80,000, इन्वेंट्री क्लोजिंग 76,000, ओपनिंग ट्रेड पेबल 28, 29, ठीक है। मतलब ये सोचो कितना बेसिक है, कुछ भी याद नहीं करना है, इतने कंसेप्ट तो आपको क्लियर होने पड़ेंगे, ठीक है। इतने कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए कि ओपनिंग क्लोजिंग कहां आता है ये आप लिख पाओ। अब आता है मटेरियल, सॉरी परचेस, क्रेडिट परचेस ऑफ मटेरियल। बोलो, परचेस की एंट्री आपको पास करनी है, दोनों यही इफेक्ट्स हैं। परचेस की एंट्री पास करो, परचेस की एंट्री पास करो, परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स यानी ट्रेड पेबल, दोनों यही अकाउंट है, दोनों यही अकाउंट है, ठीक है। तो परचेज डेबिट, परचेज यानी मटेरियल यही है, तो टू ट्रेड पेबल्स कितना, 3,20,000, और ट्रेड पेबल को क्रेडिट करना है तो बाय मटेरियल या बाय परचेस, ठीक है, एक ही अकाउंट होता है। इन्वेंट्री, तीनों का नाम सेम ही है, तो 3,20,000, बस और कुछ दिया भी नहीं है, ठीक है। 5 ही इफेक्ट है, 5 इफेक्ट का आपने पोस्टिंग कर दिया। अब बस दोनों का आपको बैलेंस निकालना है, बैलेंसिंग करनी है, इतनी बेसिक, ठीक है। बोलो, डेबिट की टोटल मारो, 80 प्लस 3,20 तो ये हो जाएगा 4 लाख, इसका भी टोटल आएगा 4 लाख। तो यहां आप ले लो। अब क्या आता है ये आपको पता होना चाहिए, मटेरियल में क्या होता है, मटेरियल ओपनिंग होता है, कुछ ऑलरेडी होता है, फिर हम खरीदते हैं, फिर वो कंज्यूम होता है प्रोडक्शन में, और कुछ हमारा बच जाता है। ऐसे 4 इफेक्ट नॉर्मली आते हैं, तो ये चौथा इफेक्ट मिसिंग है, यानी कि कंज्यूम्ड, मटेरियल कंज्यूम्ड, कितना प्रोडक्शन अकाउंट को ट्रांसफर हुआ वो यहां से पता चलता है, निकालो। बोलो, 4 लाख माइनस 76,000, तो 3,24,000 ये है आपका मटेरियल कंज्यूम्ड। और ट्रेड पेबल का टोटल मारो, क्रेडिट साइड दोनों फिगर्स पता हैं तो पहले उसकी टोटल ले लो, 28,000 प्लस 3,20 348, इसकी भी टोटल आएगा 348, और 348 में से 29,000 माइनस करो, तो यहां आएगा कैश बैंक, कितना पेमेंट किया, ट्रेड पेबल टू कैश बैंक, 3,19,000 आपने मतलब पे किया होगा, हिडन फिगर। तो ऐसे आपको पता करना है, ठीक है। तो मटेरियल कंज्यूम्ड हमारा निकल गया, और कितना पेमेंट हमने किया ट्रेड पेबल को ये हमारा निकल गया, चेक कर लेते हैं, ठीक है। 3,24,000, 3,19,000, बहुत ही बेसिक है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बेसिक है। 5 मार्क का है, सोचो, 3 का भी नहीं है, 5 मार्क का है, 5 मार्क। सोचो, बेसिक अभी आपको आता होगा, तो 5 मार्क तो आपको यही मिलने चाहिए थे, ठीक है। चलो, तो ये आपका हो गया आंसर, क्लियर है।
बढ़े आगे। चलो, तो ये काफी इजी था। फिर आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ रेशो पे। काफी इजी क्वेश्चन था ये भी। 3C 3C 12th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, ठीक है, 12th स्टैंडर्ड का है। 3C कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो एंड एवरेज कलेक्शन पीरियड। ठीक है, दोनों डेटा से रिलेटेड है। टर्नओवर रेशो कितना है और कलेक्शन पीरियड कितना है। ठीक है, टोटल रेवेन्यू दिया है, टोटल लिखा ही हुआ है, टोटल। अब बच्चे को भी पता है कि डेटर्स कहां से अराइज होते हैं, क्रेडिट सेल से। जैसे मटेरियल हमने पढ़ा तो वो क्रेडिट परचेज से आते हैं, क्रेडिट सिर्फ आता है, ये आपको पता होना चाहिए। क्रेडिट के जगह आप टोटल नहीं ले सकते, सब बेसिक चीजें हैं। ठीक है, तो लोगों ने ऐसी ऐसी गलतियां की हुई हैं। ठीक है, तो ये टोटल है एंड इसीलिए ऑब्वियसली यहां पे दिया हुआ है कि ऑन क्रेडिट कितना है 65%। काई का 65%, ऑफ कोर्स टोटल का। टोटल का ही कितना है पार्ट है वही दिया रहता है ना। तो बस आपको 78 लैक्स का 65% मल्टीप्लाई करके निकालना है, तो आपको क्रेडिट सेल्स पता चल जाएगी जो आपको यूज करना है। फिर है रिसीवेबल्स एट द बिगनिंग, रिसीवेबल्स एट द एंड। ओपनिंग क्लोजिंग रिसीवेबल्स दिए हुए और फिर लिखा है 365 डेज आप अज्यूम कर सकते हो फॉर द कैलकुलेशन ऑफ कलेक्शन पीरियड। बहुत ही सिंपल है। बोलो क्या फॉर्मूला आएगा, बोलो। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। ठीक है, टर्नओवर रेशो में क्या होता है याद आ रहा है, सेल्स का कोई तो वेरिएंट न्यूमरेटर में होता है, तो यहां पे कौन सा वेरिएंट लेते हैं, क्रेडिट सेल्स। ठीक है, तो क्रेडिट रेवेन्यू अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। ठीक है, ये ऐसा आपका रेशो होता है। अब ये टर्नओवर रेशो है, नंबर ऑफ टाइम्स में होता है, तो इसको इनटू 100 नहीं करते। परसेंटेज में जो चीजें निकालनी होती है उसको इनटू 100 करते हैं। ये नंबर ऑफ टाइम्स में निकलता है तो इसको इनटू 100 नहीं करते। क्लियर है। बोलो क्रेडिट परचेस कैसा आएगा, टोटल रेवेन्यू इनटू 65%, तो 78 लैक्स इनटू 65%, ये आ गया आपका क्रेडिट रेवेन्यू, डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स कैसे आते हैं, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। तो ओपनिंग 5 लाख प्लस क्लोजिंग 7 लाख डिवाइडेड बाय 2। 5 7 डिवाइड बाय 2, ये आएगा 6 लाख। ठीक है, ऐसा निकाल लो नेक्स्ट स्टेप में। 78 लैक्स इंटू 65%, 50 लैक्स 70,000 अपॉन क्या आएगा 5 प्लस 7 डिवाइड बाय 2, तो ये आएगा 6 लैक्स। बोलो 50 लैक्स 70,000 डिवाइडेड बाय 6 लैक्स, तो ये आएगा 8.45 टाइम्स। टर्नओवर रेशियो है, टाइम्स में आता है। ठीक है, तो 8.45 टाइम्स। 11-12 स्टैंडर्ड का ये क्वेश्चन है, उस लेवल का है। ठीक है, कुछ भी खास गूगली नहीं है। फिर है सेकंड, एवरेज कलेक्शन पीरियड। अब क्योंकि हमको टर्नओवर रेशो पता है, हम टर्नओवर रेशो से जो कलेक्शन पीरियड निकलता है वो वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, नहीं तो नॉर्मल वाला भी यूज कर सकते हैं। गलत होना नहीं चाहिए, पर इंस्टीट्यूट ने जैसा किया है वैसा ही करे तो बेटर होगा। ठीक है, तो रेसिप्रोकल होता है, उल्टा उल्टा होता है। ठीक है, तो 1 अपॉन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो इनटू 365। ठीक है, इनटू 365 करते हैं क्योंकि ये नंबर ऑफ डेज में आपको निकालना है। ठीक है, बोलो तो 1 अपॉन 8.45 इंटू 365, मतलब 365 डिवाइडेड बाय 8.45, तो 43.19 मतलब 20 डेज। ठीक है, यानी अप्रोक्सीमेटली 43 डेज, ऐसा अपन लिख सकते हैं। देख लो भाई इंस्टीट्यूट का भी। ठीक है, 6 लाख एवरेज ये से है, दोनों पहले उन्होंने वर्किंग दिखा दी है, डायरेक्ट फॉर्मूले में भी वर्किंग की तो भी चलता है। तो 8.45 यहाँ इंस्टीट्यूट ने भी टाइम्स में नहीं लिखा है, इंस्टीट्यूट के इसमें भी गलती है। ठीक है, तो टाइम्स लिख दो और ये है 43 डेज। ठीक है, अप्रॉक्स। चलो क्लियर है क्या, बहुत ही सिंपल था। ये सब में 5 में से 5 ही मिलने चाहिए, कोई और इसमें मतलब हम डिस्कशन भी नहीं कर सकते, इतने इजी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर है
यही वाला करते हैं, ये भी काफ़ी इजी है। ये है इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है, दोनों इजी आए थे। इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ये भी काफ़ी इजी है। इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ये भी काफ़ी इजी है, बहुत ही इजी है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। 4A, a new process for development of active pharmaceutical ingredients API is developed by Professor Shastri. Process is subsequently patented. APIs are used to manufacture medicines for cure of cardiac diseases. Patent is bought by pharmaceutical company Ratna and Company. The patent was bought for a consideration of 45 crores. The deal includes payment of 15 crores to Professor Shastri and allotment of shares of 10 each at a discount of 2 rupees for balance consideration of 30 crores. वो भी दिया हुआ है। जर्नलाइज इन द बुक्स ऑफ रत्ना एंड कंपनी। हम रत्ना एंड कंपनी है और प्रोफेसर शास्त्री से हम पेटेंट खरीद रहे हैं। मतलब ये इंटेंजिबल एसेट का क्वेश्चन है, पेटेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो परचेस अकाउंट नहीं आएगा। एसेट्स में, फिक्स एसेट्स में हम क्या करते हैं, एसेट का नाम लिखते हैं। तो पेटेंट अकाउंट यहां पे आएगा जो कि इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट होता है। ठीक है, यानी नॉन करंट एसेट होता है, जो भी आप बोलो। तो इसमें भी सेम है, पेटेंट खरीदो, पेमेंट कर दो, दो एंट्री होगी। पेटेंट खरीदो और पे कर दो। बोलो, पेटेंट खरीदो, पेटेंट एक एसेट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, पेटेंट अकाउंट डेबिट, कितने में खरीद रहे हो, 45 करोड़ में। रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन। कौन दे रहा है ये, किससे खरीद रहे हो, क्रेडिट द गिवर कौन है, प्रोफेसर शास्त्री। तो टू प्रोफेसर शास्त्री कितना देना है, 45 CR। तो ये हो गया परचेज की एंट्री। ठीक है, बीइंग पेटेंट परचेज फ्रॉम मिस्टर शास्त्री एट अ कंसिडरेशन ऑफ 45 करोड़। अब ये प्रोफेसर शास्त्री को जो आपने क्रेडिट किया है, इसको पेमेंट करना है। ठीक है, तो अब वो रिसीवर हो जाएगा, उनको पैसा दे रहे हैं। तो प्रोफेसर शास्त्री अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर। ठीक है, कितना देंगे, 45 CR देंगे। क्या क्या दे रहे हैं बोलो, इसमें हम 15 करोड़ कैश दे रहे हैं। ठीक है, लिखा हुआ है। द डील इन्वॉल्व्स 15 करोड़, पेमेंट ऑफ 15 करोड़। ठीक है, यानी कैश बैंक या बैंक अकाउंट लिख लो, इतना बड़ा कैश तो देंगे नहीं। तो टू बैंक अकाउंट क्रेडिट 15 करोड़ लिखा हुआ है। अब ध्यान देना, 30 करोड़ रुपए दे रहे हैं, लेकिन हमारा शेयर का वैल्यू कितना है, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स कितने देने पड़ेंगे वो निकालो। और लिखा ही हुआ है कि डिस्काउंट पे दे रहे हैं, तो डिस्काउंट का इफेक्ट भी आएगा। बोलो, 30 करोड़ रुपए आपको देने हैं, 10 रुपए का 2 रुपए डिस्काउंट पे दे रहे हैं, 10 रुपए का 2 रुपए के डिस्काउंट पे दे रहे हैं, मतलब एक शेयर देके कितना कंसिडरेशन चुकाएंगे, 8 रुपए। इशू प्राइस कितनी होंगी, 8 रुपए। तो नंबर ऑफ शेयर जो आपको इशू करने पड़ेंगे कैसे निकालेंगे, 30 करोड़ हमको देना है, एक शेयर की कितनी वैल्यू है, 8 रुपए। तो 30 करोड़ डिवाइडेड बाय 8 रुपए, तो ये आएंगे नंबर ऑफ शेयर्स, यानी कि 37,50,000। 37,50,000 शेयर्स आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, निकालो पहले ऐसा, 30 करोड़ अपॉन 8, तो 37,50,000 शेयर्स आपको इशू करने हैं। तो इसका ब्रेकअप कैसे होगा कि फेस वैल्यू कितनी आएंगी, इंटू 10 करो, फेस वैल्यू इंटू 10 यानी कितने का है, हाँ 10 रुपए का है। एक मिनट, कुछ गड़बड़ हुई है क्या, 30 करोड़, जीरो संभाल के, 30 करोड़ डिवाइड बाय 8, तो ये आएगा 3 करोड़ 75 लाख, जीरो संभाल के, 3 करोड़ 75 लाख। ठीक है, 3 करोड़ 75 लाख शेयर्स आपको देने पड़ेंगे। इंटू 10 करोगे तो फेस वैल्यू मिल जाएगी 3 करोड़ 75 लाख इंटू 10, तो 37 करोड़ 50 लाख, इतने फेस वैल्यू के शेयर्स आप दे रहे हो। और 2 रुपए क्या है उसमें, लॉस। कितना आएगा लॉस, 7 करोड़ 50 लाख। ठीक है, ये डिस्काउंट आएगा। बोलो, फेस वैल्यू से हम क्रेडिट करते हैं। ठीक है, टू इक्विटी शेयर्स 37 करोड़ 50 लाख
और डिस्काउंट एक लॉस है तो डेबिट होगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स। अब कुछ लोगों को बीच में लॉ याद आ जाएगा, सर डिस्काउंट पे तो हम इशू कर ही नहीं सकते, उसमें एक्सेप्शन था स्वेट इक्विटी। ये एग्जैक्टली उसी का क्वेश्चन है, स्वेट इक्विटी शेयर्स का एक क्वेश्चन है जो कि डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं। ठीक है, तो डिस्काउंट ऑन इशू ये आएगा आपका 7,50,00,000। ठीक है, तो ऐसे 2 एंट्री का सिंपल क्वेश्चन था। लोगों ने पता नहीं क्या क्या गलतियां की, मैं आपको बता नहीं सकता। ठीक है, तो ये पूरा आपके 2 सिंपल उसके एंट्रीज हैं। लिखो, ये भी लिखो। चलो बढ़े आगे, तो ये हो गया, ये भी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ अंडर राइटिंग पे। काफ़ी इजी था, रेगुलर नोट्स में था, मेरे मॉड्यूल में भी होगा शायद, ये बहुत ही इजी था, फिर भी लोगों ने गलत किया है। ठीक है, चलो आ जाओ। संगम लिमिटेड केम अप विद अ पब्लिक इशू ऑफ 3 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट 15 रुपीज पर शेयर। नॉर्मल अंडर राइटिंग का जो क्वेश्चन है जिसमें नॉर्मल अंडर राइटिंग लाइबिलिटी निकालनी होती है, सिर्फ नॉर्मल अंडर राइटिंग लाइबिलिटी अगर आपको निकालनी है तो उसमें इशू प्राइस का कोई भी काम नहीं रहता। इशू प्राइस का काम आता है भाई अगर आपको कमीशन निकालनी है, आपको पूरी जर्नल एंट्रीज पास करनी है, तो इशू प्राइस का कहीं काम आता है। नॉर्मल सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हैं, अंडर राइटिंग लाइबिलिटी निकालनी है, तो उसमें इशू प्राइस का कोई भी काम नहीं आता। ठीक है, PQR Limited took underwriting of the issue in the ratio of 3:2:1 with the provisions of firm underwriting of 20, 14 and 10। ठीक है, पूरा इशू जो है 3 लाख का वो 3:2:1 में उन्होंने ग्रॉस लाइबिलिटी में ऐसा अंडरटेक किया है, और उसके अंदर फिर उन्होंने फर्म अंडरराइटिंग भी की है 20,000, 14,000, 10,000। ठीक है, अब ध्यान देना, ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रामर और सिंपल मैथ्स ये आपको मतलब इसलिए नॉन नेगोशिएबल है। ठीक है, एप्लीकेशन वे रिसीव फॉर 2,40,000 शेयर्स एक्सक्लूडिंग फर्म अंडर राइटिंग, सब दिया हुआ है, आपको सिर्फ पढ़ना है और उसको समझना है कि ये तो शेयर्स मिले हैं, ये पब्लिक से जितने मिले हैं वो शेयर्स हैं, जिसमें 2 चीजें होती हैं, मार्क्ड एप्लीकेशन, अनमार्क्ड एप्लीकेशन। जो भी एप्लीकेशन कंपनी को मिले हैं, कुछ शेयर्स अंडर राइटर्स के स्टैंप के थ्रू आते हैं जिसको आप मार्क्ड एप्लीकेशन कहते हो, और कुछ एप्लीकेशंस डायरेक्टली आते हैं बिना किसी मार्क के, उसको कहते हैं अनमार्क्ड एप्लीकेशन। इसको दोनों को मिला के कहते हैं टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड, और इसमें लिखा हुआ है कि ये जो नंबर है 2,40,000 इसमें फर्म अंडर राइटिंग नहीं है, एक्सक्लूडिंग, मतलब फर्म अंडर राइटिंग के जो एप्लीकेशन है वो उसमें नहीं है। अब है ही नहीं तो माइनस क्यों करूंगा, काफी लोग यही पूछते हैं, सर कंफ्यूज हो जाता हूं। अरे लिखा हुआ है ना यार, हर क्वेश्चन में क्या तुम्हारे हिसाब से पूछेंगे क्या, तुमको इजी लगे उस हिसाब से क्वेश्चन बनाएंगे क्या, थोड़ा पढ़ना सीखो। इंक्लूडिंग है तो हटाएंगे, एक्सक्लूडिंग है तो नहीं हटाएंगे, 2 ही चीजें हैं ना, और कुछ तो लिख ही नहीं सकते, इंक्लूडिंग या एक्सक्लूडिंग। कमाल करते हो यार। ठीक है, एक्सक्लूडिंग मतलब ये नंबर में फर्म अंडर राइटिंग नहीं है, मतलब उसमें 2 ही चीजें हैं, मार्क्ड, अनमार्क्ड, और उसमें से फिर मार्क्ड कितनी है वो दी हुई है। नंबर ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम पब्लिक वे रिसीव एज अंडर, पी के थ्रू 60, ये मार्क्ड एप्लीकेशन दिए हैं, क्यू के थ्रू 50 और आर के थ्रू 60, 50, 60, 60, 1,70,000। बचा हुआ क्या होगा, 2,40,000 माइनस 1,70,000, ये क्या होगा, अनमार्क्ड एप्लीकेशन, नॉर्मल अनमार्क्ड एप्लीकेशन जो पब्लिक से डायरेक्टली आए हैं। फिर है कंप्यूट द लाइबिलिटी ऑफ ईच अंडर राइटर एज रिगार्ड द नंबर ऑफ शेयर्स टू बी टेकन, अज्यूमिंग, अज्यूमिंग लिखा हुआ है, अज्यूमिंग, आपको भी अजम्पशन लेने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में ही अजम्पशन दिया हुआ है। Assuming that the benefit of firm underwriting is not given to individual underwriters, क्या मतलब होता है इसका, कि हमको ग्रॉस लाइबिलिटी के रेशो में इसको बांटना है। अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो आप इसको अनमार्क्ड मानना है ऐसा बोलो ही मत, कंफ्यूज हो जाते लोग कि सर वो ऊपर भी अनमार्क्ड है, ये भी अनमार्क्ड है, सर वो उसमें इंक्लूडेड है क्या, अनमार्क्ड बोलो ही मत। अजम्पशन से सिर्फ पता चलता है कि कैसे बांटना है, क्या रेशो में बांटना है, ये पता चलता है, उसको कोई नाम ही मत दो। नॉट फर्म अंडरराइटिंग का बेनिफिट नहीं देना है, मतलब क्या करना है, ग्रॉस लाइबिलिटी के रेशो में बांटना है, मतलब पूरा जो भी फर्म अंडरराइटिंग है तीनों को जोड़ना पड़ेगा पहले। 20,000, 14,000, 10,000 कितना होता है,
44,000, तो 44,000 पहले टोटल कर लो, तीनों मिला के 44,000 फर्म अंडर राइटिंग है। ये अब ग्रॉस लाइबिलिटी के रेशो में बांटो, क्योंकि इंडिविजुअल बेनिफिट नहीं देना है, ग्रॉस लाइबिलिटी के रेशो में बांटना है। ठीक है, तो सब दिया हुआ है, फिर भी मैक्सिमम लोगों को जीरो मिला है इसमें। बहुत ही मतलब शर्मनाक है कि इतनी भी प्रिपरेशन ठीक से उन्होंने नहीं की है। मतलब मेरे बायस भी हैं मैं कोई महात्मा नहीं हूं, मेरे बायस ने भी गलतियां की हैं, मेरे बुक के क्वेश्चन को भी सही सॉल्व नहीं किया है। तो ये एक रिसर्च का काम है कि क्यों ऐसा हुआ है, पढ़ाया हुआ क्वेश्चन क्यों नहीं सॉल्व हो पाया है। ठीक है, बोलो ग्रॉस लाइबिलिटी 3:2:1 कैसे करते हैं, बोलो प्रपोर्शन में कन्वर्ट करो। 3 + 2 + 1 कितना होता है 6, मतलब 3/6, 2/6, 1/6। ठीक है, तो 6 से हम डिवाइड करेंगे, टोटल शेयर्स कितने हैं 3 लाख, 3 लाख डिवाइडेड बाय 6। अब इस रेशो से मल्टीप्लाई करते जाओ, इंटू 3, तो ये आ गया 1.5 लाख, इंटू 2 ये आ गया 1 लाख। आपको जैसा जमता है आप वैसे निकालो, कोई भी दिक्कत नहीं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, बस नंबर सही निकालना है। तो ऐसे आपको 3:2:1 में बांटना है। ये आपका ग्रॉस लाइबिलिटी हो गया। अब इसमें से सबसे पहले क्या माइनस होगा, मार्क्ड एप्लीकेशन, जो कि दिया हुआ है, एक्चुअल दिया हुआ है 60,000, 50,000, 60,000 एक्चुअल है, दिया हुआ है एज इट इज। फिर है सी आता है अनमार्क्ड एप्लीकेशन। अब इंस्टीट्यूट के तरीके से चलना है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अनमार्क तो वैसे ही ग्रॉस लाइबिलिटी के रेशो में बढ़ता है, फर्म अंडर राइटिंग का जो ट्रीटमेंट है वो भी क्या है, ग्रॉस लाइबिलिटी में ही बांटना है। तो दोनों को क्लब करके एक साथ बांट दो। अलग भी बांटा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फाइनल आंसर सेम आता है। इंस्टीट्यूट ने पूरे मार्क्स देने चाहिए, पर नहीं दिए तो मैं गारंटी नहीं लूंगा, देने चाहिए। कंसेप्चुअली दोनों सही हैं, अलग अलग बांटे तो भी फाइनल जो आपकी लाइबिलिटी आएंगी वो एग्जैक्टली सेम आएगी। ठीक है, लेकिन हम रिस्क नहीं लेना चाहते, नो रिस्क। ठीक है, तो जैसे इंस्टीट्यूट करती है हम वैसे करेंगे कि अनमार्क्ड एप्लीकेशन एंड फॉर्म अंडर राइटिंग के दोनों क्लब करके एक साथ ग्रॉस लाइबिलिटी में बांटेंगे। तो पहले अनमार्क्ड निकालो कितने हैं, नॉर्मल अनमार्क्ड कि 240 आए हैं, इसमें से मार्क्ड हटा दो, 60, 50, 60 कितना आता है ये, बोलो 670,000। ये हो गए नॉर्मल अनमार्क, प्लस 44,000 आपके फर्म अंडर राइटिंग के थे। ठीक है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 1,14,000। ठीक है, अब ये बांटो 3:2:1 में, तो 114,000 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 3, तो ये आएगा 57,000 इंटू 2 38,000 इंटू 1, सॉरी सिर्फ 1 टाइप करना है, 1,14,000 डिवाइड बाय 6, तो ये आएगा इंटू 1 19,000। ठीक है, दोनों एक साथ बांट लिए, अलग अलग बांटोगे तो भी दोनों मिला के यही नंबर आने वाले। तो अब हम निकालेंगे नेट लाइबिलिटी, बोलो कितना आएगा, 1,50,000 माइनस 60,000 माइनस 57,000, तो ये आएगा 33,000। 1 लाख माइनस 50,000 माइनस 38,000, ये आएगा 12,000। 50,000 माइनस 60,000 माइनस 19,000, ठीक है, ये आएगा माइनस 29,000। ठीक है, सरप्लस है। अब सरप्लस रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बोलो सरप्लस रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्या है भाई, आर टू पी एंड क्यू इन द रेशो, जो इनका आपस का रेशो है, पी क्यू का आपस का रेशो क्या है 3:2। तो 29,000 3:2 मतलब 3/5 2/5, 3 + 2 करना है बस। तो 29,000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3, तो ये आएगा 17,400 इंटू 2, ये आएगा 11,600, और ये पॉजिटिव लिखना है 29,000 ताकि ये जीरो हो जाए। ठीक है, प्लस माइनस जीरो प्रेजेंटेशन है, और ये माइनस कर लो, 33,000 माइनस 17,400 15,600
12,000 माइनस 11,600, ये आएगा 400। तो ये आ गया आपका नॉर्मल अंडरराइटिंग लाइबिलिटी। ठीक है, अब ये हो गया कि एज अ अंडरराइटर उनकी कितनी लाइबिलिटी है वो आ गई। अब कुछ लिखा नहीं है क्वेश्चन में। अब नॉर्मल इंस्टीट्यूट क्या करता है वो देख लो। टोटल लाइबिलिटी निकालनी है कि क्या एड बैक किया हुआ है। ठीक है, टोटल लाइबिलिटी निकाली है। क्वेश्चन में टोटल वर्ड यूज नहीं किया है, बस लिखा है लाइबिलिटी ऑफ ईच अंडरराइटर, पर इंस्टीट्यूट ने टोटल ही निकाली है। ठीक है, ये सब समझते जाओ कि इंस्टीट्यूट क्या चाहता है। शादी के बाद तो आदत हो जाती है, कि वाइफ क्या सोच रही होगी, उसको क्या चाहिए, वाइस वर्सा हस्बैंड क्या सोच रहा है, क्या चाहिए। तो वो तो हमको आदत है शादी के बाद। आप अभी से आदत डाल दो, आपका रिलेशनशिप बहुत लंबा चलने वाला है आईसीएसआई के साथ। तो वो क्या चाहता है, वो क्या सोच रहा है, उसकी क्या एक्सपेक्टेशन है, वो आपको पूरी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो टोटल एक्सपेक्टेड है EFG, तो ऐड कर लो वापस फॉर्म अंडरराइटिंग। ठीक है, अब ये हम ऐड क्यों कर रहे हैं, लाइबिलिटी निकालने के लिए। अब लाइबिलिटी तो जितनी जिसने ली है उतनी चाहिए ना, ऊपर क्यों अलग अलग लेते हैं, क्योंकि वो कंपनी डिसाइड करती है। माइनस सिर्फ क्यों कर रहे हैं, वो हम बेनिफिट दे रहे हैं कि चलो आपके थ्रू भी शेयर्स आए हैं, तो नॉर्मल अंडरराइटिंग लाइबिलिटी जो है वो तो कम होनी चाहिए ना, क्योंकि सब्सक्राइब तो हो गए ना शेयर्स। फॉर्म अंडरराइटिंग भी क्या है, एक्चुअल एप्लीकेशंस है। फॉर्म अंडरराइटिंग क्या है, एक्चुअल एप्लीकेशंस है, एक्चुअल सब्सक्राइब हो गए। तो आपका जो अंडरराइटिंग का लाइबिलिटी है उसमें तो माइनस करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि अंडरराइटिंग का मतलब क्या होता है कि जो सब्सक्राइब ही नहीं हुए, किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किए, वो अंडरराइटर को लेने पड़ते हैं। तो जो जो सब्सक्राइब हो गए, किसी ने भी सब्सक्राइब किए हों, पब्लिक ने किए हों अंडरराइटर के थ्रू, अनमार्क्ड हो, डायरेक्टली आ गए हों, या अंडरराइटर ही फॉर्म अंडरराइटिंग के थ्रू सब्सक्राइब कर रहे हैं, अरे सब्सक्राइब हो रहा है ना, तो हर चीज जो सब्सक्राइब हो रही है वो माइनस करना जरूरी है। आए ख्याल में, इसीलिए वो माइनस होती है। अब ये बेनिफिट दिया जा रहा है, माइनस हो रहा है मतलब बेनिफिट दिया जा रहा है ना। अब इस बेनिफिट को कैसे देना है ये कंपनी डिसाइड कर सकती है, इसीलिए वो माइनस अलग रेशो में हो सकती है, क्योंकि वो बेनिफिट दिया जा रहा है और वो कंपनी बाय एग्रीमेंट चेंज कर सकती है। आए ख्याल में। लेकिन जब हम वापस एड बैक कर रहे हैं, हम कोई बेनिफिट नहीं दे रहे, हम एक्चुअल निकाल रहे हैं कि चलो एज अ अंडरराइटर इतना आपको लेना है, और आपने डबल रोल खेला है, एक ही पिक्चर में डबल रोल है ना, आप नॉर्मल अंडरराइटर भी हो, आपने फॉर्म अंडरराइटिंग भी की है, तो आपकी टोटल लाइबिलिटी निकाली जा रही है जो कि एक्चुअल होती है। ठीक है, तो ये हमेशा एक्चुअल ही होती है। ठीक है, तो 20,000, 14,000, 10,000, तो टोटल लाइबिलिटी जो है मार दो टोटल। ठीक है, 35,600, 14,400, 10,000। ठीक है, ऐसा आपका आंसर आएगा। बहुत सिंपल है। ठीक है, कुछ भी इसमें बहुत ज्यादा टफ कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलो लिखना है तो लिख लो। तो एक बना लो ट्रीटमेंट कि जब हम माइनस करते हैं फॉर्म अंडरराइटिंग को, ठीक है, माइनस क्या रेशो में करना है। तो दो ट्रीटमेंट होती हैं, बेनिफिट इज टू बी गिवन, ऐसा अगर दिया हुआ है तो एक्चुअल माइनस करना है। ठीक है, एक्चुअल जिसने जितना अंडरराइट किया है उतना। और अगर बेनिफिट इज नॉट टू बी गिवन लिखा हुआ है तो उसको ग्रॉस लाइबिलिटी में बांटना है। ठीक है, ऐसा आप ख्याल में रखो, बना लो, लिख लो, नोट कर लो। तो यहां पे देखो बच्चों ने क्या गलती की है, उन्होंने यहां पे फॉर्म अंडरराइटिंग एक्चुअल में माइनस कर लिए, तो स्टेप मार्किंग में हार्डली आधा एक मार्क ही मिला है उनको, क्योंकि सिर्फ आपने ग्रॉस लाइबिलिटी बांटी, मार्क्ड एप्लीकेशन तो क्वेश्चन में दिया था, वो एज इट इज आपने लिख दिया, उसके काई के मार्क्स। सिर्फ आपने क्या किया,
टोटल लाइबिलिटी जो है, टोटल इशू जो है वो आपने ग्रॉस लाइबिलिटी में बांट दिया, उसका आधा मार्क बनता है। काफी लोगों को 0 भी दिया है, ठीक है। तो आपने यहां कहीं भी गलती कर दी, ये सारे नंबर्स देखो अलग ही आएंगे। आप समझो, इंस्टीट्यूट की भी प्रॉब्लम समझो कि ये अगर गलत हैं तो आगे के सारे नंबर्स गलत ही आएंगे ना बेटा। तो आपने यहां ऊपर में कहीं भी गलती की, आपको 0 ही मिलेगा, या थोड़ा कुछ आपने नंबर कैलकुलेट कर लिया तो आधा मार्क मिल जाएगा आउट ऑफ रिस्पेक्ट, लेकिन उससे ज्यादा कुछ भी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये ऐसे ही क्वेश्चंस हैं, पूरा अच्छे से परफेक्टली सॉल्व करना है, पूरा फाइनल नंबर आपका टैली होना चाहिए, ठीक है, तो ही आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। चलो बढ़े आगे। तो ये हो गया। ये कर लेते एक और, ये भी काफी इजी है, कन्वर्टेबल डिवेंचर्स का क्वेश्चन है, काफी इजी होता है। चलो आ जाओ। सी 2C शिव शक्ति लिमिटेड इशूड 20,000, नंबर है, नंबर ऑफ डिवेंचर्स, 13% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कन्वर्टेबल डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच, फेस वैल्यू है। ऑन 1 अप्रैल 2024 debentures are due for redemption on 1st July 2024. The terms of issue of debentures provided that they were redeemable at a premium of 5%, ठीक है। डिबेंचर कितने में रिडीमेबल है? 5% प्रीमियम पे दिया हुआ है। एंड आर ऑल्सो कॉन्फर्ड एन ऑप्शन, ठीक है, कन्वर्टेबल ऑप्शन है, डिबेंचर है तो ऑप्शन दिया है उनको कि आप कन्वर्ट कर सकते हो, कितना? टू द डिबेंचर होल्डर्स टू कन्वर्ट 20% ऑफ देयर होल्डिंग, ऑफ देयर होल्डिंग मतलब ये राइट सबको दिया गया कि अपना अपना जो भी आपका होल्डिंग है उसका 20% आप कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, इनटू इक्विटी शेयर्स हैविंग अ नॉमिनल वैल्यू ऑफ 10 रुपीज एट अ प्राइस ऑफ 15 रुपीज पर शेयर। तो आपको शेयर मिलेंगे बदले में और 15 रुपीज वैल्यूएशन पे आपको मिलेंगे। अब कितने लोगों ने ऑप्शन अवेल किया वो भी दिया है। डिबेंचर होल्डर्स होल्डिंग 2,500 डिबेंचर्स डिड नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन। 2,500 डिबेंचर होल्डर्स ने मना कर दिया, 20,000 में से 2,500 ने मना कर दिया, मतलब बचे हुए 17,500 डिबेंचर होल्डर्स ने कन्वर्ट करना के लिए हां बोल दिया, ठीक है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी अलॉटेड टू द डिबेंचर होल्डर्स एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन टू द मैक्सिमम। सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स निकालने कि जो लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, जितना पार्ट उनका कन्वर्ट होगा, उनको जितना भी वो 20% का पैसा देना बनता है, उसके लिए कितने शेयर्स आपको इशू करने पड़ेंगे, ये बस आपको निकालना है। बहुत ही इजी है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप ध्यान दो, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले क्या निकालना है कि कितने डिबेंचर होल्डर्स एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है। पहला स्टेप, प्रेजेंटेशन पे ज्यादा ध्यान मत दो, चलता है, टेबल में जमता है तो टेबुलर बनाओ, स्टेप बाय स्टेप बनता है, स्टेप बाय स्टेप बनाओ, सब चलता है। नंबर्स सही निकालने हैं बस, ये लिख लो, मैं तो बोल रहा हूं, ये पूरे सब्जेक्ट का मंत्र है आपका कि तरीका कोई भी चलता, प्रेजेंटेशन कोई भी चलती है, आपके नंबर सही होने चाहिए, बस उसी पे ध्यान दो, ठीक है। चलो, मतलब प्रेजेंटेशन सेकेंडरी है, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, नंबर मैच नहीं हो रहे, 0 ही मिलेगा। कितना भी अच्छा प्रेजेंट कर लो, कितने भी अलग अलग कलर के पेन पेंसिल यूज कर लो, नंबर्स गलत हैं, 0 ही मिलेगा। तो पहले नंबर टैली करने की कोशिश करो, और अगर वो आपके टैली हो रहे हैं फिर भले आप प्रेजेंटेशन इंप्रूव करो, पर वो सेकेंडरी है, प्रेजेंटेशन इज सेकेंडरी, ठीक है। चलो, तो सबसे पहला है कि नंबर ऑफ डिबेंचर्स, क्योंकि ये भी काफी लोग जानते हैं, मानते हैं कि जैसा प्रेजेंटेशन आईसीएसआई देता है पेपर में वैसा आपका नहीं जमेगा, कि दिमाग ही नहीं चलता एग्जाम में, आए ख्याल में। तो इतना प्लान्ड, इतना स्ट्रक्चरल और इतना सब नहीं हो पाता है, ठीक है। कोशिश करो आप, बट ये भी आपको पता होना चाहिए कि वो पॉसिबल भी नहीं है। तो जैसा आपको एक नॉर्मल इंसान को, जैसी उसकी सोच चलती है, जैसा दिमाग चलता है, वैसा आप सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो नंबर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन निकालो पहले। तो 20,000 माइनस 2,500, तो 17,500 डिबेंचर्स पे ये एक्सरसाइज हो रहा है। अब सेकेंड हमको निकालना है कि अब ये जो कन्वर्जन हो रहा है
उस पे हमको कितना पैसा देना है, लाइबिलिटी निकालो। ठीक है, यहां क्या गड़बड़ होंगे मैं बताऊंगा। ठीक है, तो यहां निकालो अमाउंट पेबल ड्यू टू कन्वर्जन। कन्वर्जन का अमाउंट पेबल कितना है या रेडीमेबल, यहां भले आप रेडीमेबल लिख दो। ठीक है, तो 17,500 डिबेंचर होल्डर्स हैं, डिबेंचर्स हैं सॉरी, कितने रुपए के हैं, 100 रुपीज के हैं। ठीक है, लेकिन वो रेडीमेबल कितने पे हैं, 5% प्रीमियम। इक्विटी शेयर जितने पे इशू हो रहा है उसका यहां कोई लेना देना नहीं, मैं यही आपको बस बताना चाह रहा हूं कि इक्विटी शेयर कितने प्रीमियम पे इशू हो रहा है उसका यहां कोई लेना देना नहीं होता। वो तो कैसे चुकाना है वो हो गया, पर चुकाना कितना है पहले वो तो निकालो। वो कैसे निकलता है कि रेडीमेबल कितने पे है, पार पे है, प्रीमियम पे है, रिडम्पशन क्या टर्म्स एंड कंडीशन पे हो रहा है, उससे पहले अमाउंट पेबल निकालो। तो अमाउंट पेबल निकलेगा, ठीक है, 17,500 डिबेंचर्स इंटू 100 ईच प्लस 5%। ये तो टोटल हो गया कि 17,500 पूरा पूरा अगर कन्वर्ट करेंगे तो, पर हमारा कितना कन्वर्जन हो रहा है 20%, तो वो पहले इसको इनबिल्ड कर लो। यहां पे 17,500 इसका 20% ही कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, और सीधे इंटू 105 आप कर सकते हो। 5% का होता है फेस वैल्यू का, 100 का 5% 5 रुपीज, यानी 100 के बदले 105 रुपए देने। ठीक है, तो ये हो गया कि कितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स कन्वर्ट हो रहे हैं। आप पूरे वैल्यू का भी 20 ले सकते हो, नंबर का भी 20 ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस अमाउंट सही आना चाहिए। ठीक है, तो 17,500 इंटू 20% इंटू 105, तो आपको पैसा कितना चुकाना है, 367,500, इतना आपको देना है, इतना वैल्यू देना है। और अब एक शेयर देके कितना वैल्यू चुकेगा, 15 रुपए। 10 का शेयर है लेकिन आप 15 में दे रहे हो, तो हम इशू प्राइस कितना मानेंगे, 15। तो अब निकलेगा आपका आंसर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड। तो इसका सिंपल फॉर्मूला है, कितना चुकाना है भाई, 367,500 जो हमने ऊपर निकाला, और एक शेयर इशू करके कितना कंसिडरेशन चुकेगा, जितनी की इशू प्राइस है, तो नीचे इशू प्राइस लेनी है 15। तो आपका आंसर आ जाएगा, बोलो 367,500 डिवाइड बाय 15, 24,500 इक्विटी शेयर्स। इतने शेयर्स आपको इशू करने पड़ेंगे फॉर द कन्वर्जन। तो ऐसे सिंपल 3 स्टेप में फ्लो को समझो, बस फ्लो को समझो। पहला है कितने डिबेंचर कन्वर्ट हो रहे हैं, फिर जितना भी कन्वर्जन हो रहा है उनको कितना पैसा देना बनता है फॉर रिडम्पशन, और फिर कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे। इतना सिंपल है ये। ठीक है, लिखो। क्लियर है, तो ये पार्ट में इतना ही है। ठीक है, 5-6 क्वेश्चंस मैंने करवा दिए, कितने कराए देख लेते हैं भाई। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 क्वेश्चन हमारे हो गए। 6 क्वेश्चन लगभग 27 से 30 मार्क, सोचो 27 से 30 मार्क, आधी पासिंग तो आपके इसमें से ही आ जानी चाहिए थी। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में आगे कंटिन्यू करेंगे, थोड़े से और इजी बचे हुए हैं वो, और थोड़े मीडियम, ऐसा मैं सीक्वेंस में करवाते जाऊंगा। जो जो मुझे इजी लगेंगे पहले वो कराऊंगा, फिर जो जो थोड़े से टफ हैं वो धीरे धीरे इस सीक्वेंस में मैं पढ़ाते जाऊंगा। तो नेक्स्ट पार्ट में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।